ठीक। तो जो पिछली क्लास में देख रहे थे यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, तो उसी प्रक्षेप गति के ये क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 400 ग्राम के एक पत्थर को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 60 डिग्री कोण पर फेंका गया है। तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है। तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो उसका सूत्र लिखे थे। ठीक है, कि उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा, तो क्या लिखे थे उसमें, हाफ एम यू साइन स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा था, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये सूत्र था इसका, है ना, जो हमने पढ़ा था कि जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। और वेग क्या था यहाँ पे, उच्चतम बिंदु पे जो हमारा वेग है वो है यू कॉस थीटा। तो इसमें हमने इसको रखा था, तो ये बन गया था यहाँ पे यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमको इस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो यदि हम देखेंगे कि उच्चतम बिंदु पर इसका मान कितना होगा गतिज ऊर्जा का, तो m क्या था यहाँ पे, ये m क्या होता है, द्रव्यमान। m क्या होता है, मास। मास यानी क्या होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है यहाँ पे, 400 ग्राम है। तो याद रखिए ये 400 ग्राम है ना, किलोग्राम नहीं है। अब यहाँ पे जो वेग है वो किसमें है, यहाँ पे मीटर सेकंड में है। तो ये एसआई यूनिट में है, मीटर सेकंड में है, तो 10 मीटर सेकंड है, ये एसआई यूनिट है। ठीक है, तो एक आपका ये सीजीएस यूनिट में है और दूसरा किसमें है, एसआई यूनिट में है। तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक समान यूनिट में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो इसके लिए ग्राम को किलो में चेंज करना पड़ेगा। तो किलो में चेंज करने के लिए उसको 1000 से भाग दे देंगे। तो इसको हम यहाँ पे 1000 से भाग दे देंगे, है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब ये एसआई यूनिट हो जाएगी, ये भी एसआई यूनिट है। और एंगल कितना बोला है, कॉस 60। तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री रख दोगे, तो ये हो जाएगा हाफ, ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 40। ठीक, इसके बाद में कॉस 60 का स्क्वायर है, ये कॉस 60 का स्क्वायर है, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कर दोगे, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 इससे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 5 जूल, ऐसा ही इकाई क्या होती है ऊर्जा की, जूल। तो 5 जूल की जो ऊर्जा है वो यहाँ पे होगी। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 60 डिग्री के कोण पर फेंका गया है। तो पत्थर का उड्डयन काल क्या होगा। तो पत्थर का जो उड्डयन काल है वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो उड्डयन काल का सूत्र पढ़े थे, उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है, तो उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो u क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, तो वेग कितना दिया है यहाँ पे, 20 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा यूनिट में ठीक दिया हुआ है। g का मान सबको पता है कितना होता है, 9.8। तो इसको यहाँ पे रख दीजिए, 2 गुणित 20 मीटर प्रति सेकंड, और साइन हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, और ग्रेविटी को, ठीक है, जो g है इस वेग की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। तो हम कैलकुलेशन के इसको इक्वलेंट टू क्या मान सकते हैं, 10, जिससे हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। ठीक है,
और बाकी ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। तो यदि हम इसको 10 मान लें यहाँ पे, जिससे हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2। तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सेकंड इसका क्या होगा, यहाँ पे उड्डयन काल होगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलाड़ी भाले को अधिकतम 60 मीटर दूरी पर फेंकता है, तो भाले की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे भाले की ऊंचाई निकालनी है। तो भाले को क्या कर रहा है, वो अधिकतम कितनी दूरी पे फेंक रहा है, 60 मीटर की दूरी पे। तो ये उसका क्या हो गया, मैक्सिमम रेंज हो गई। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज को क्या बोलते हो, मैक्सिमम परास, अधिकतम परास। तो ये क्या होगा उसका, यहाँ पे अधिकतम परास हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। ठीक, तो मैक्सिमम रेंज और ऊंचाई में क्या संबंध होता है, तो मैंने लिखवाया था कि जो ऊंचाई होती है वो मैक्सिमम रेंज का कितना होती है, 1/4 होती है। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे कि ये कितना होगा 60, तो कितनी ऊंचाई होगी उसकी, 15 मीटर यहाँ पे ऊंचाई होगी। ठीक है, तो 15 मीटर इसकी यहाँ पे ऊंचाई आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम क्षैतिज परास यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 100 मीटर है, तो अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो अधिकतम जो है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगी, तो अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमको कब मिलती है, जब हम 90 डिग्री के कोण पर सीधा फेंकते हैं, है ना, बिना किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के उसको ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तब हमको क्या मिलती है, अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई प्राप्त होती है। तो मैंने इनमें आपको रिलेशन बताया था कि मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है और दूसरा जो मैक्सिमम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, इनमें कितना अनुपात होता है, 2:1 का अनुपात होता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, सॉरी मैक्सिमम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ये मैक्सिमम क्षैतिज परास का कितना होती है, आधा। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, दोनों क्वेश्चन देखो आपको कंफ्यूज करेंगे, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, इतना मीटर होगी, दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो उच्चतम परास है, मैक्सिमम रेंज है, वो कितनी है, 60 मीटर है। तो ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 15 मीटर। ठीक, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में यदि उसका जो क्षैतिज परास है वो कितना है, यहाँ पे ये 100 मीटर है। तो ये जो है मैक्सिमम हाइट, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये कब मिलती है, जब हम सीधा उसको ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता है। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पे लिखवाया है मैंने, देखना कॉपी में, तो 90 डिग्री के कोण पे यहाँ पे होता है। तो 90 डिग्री के कोण पर जो हमको ऊंचाई मिलती है वो कितनी रहेगी, मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है उसका हाफ होती है। ठीक, इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, ये तो देख चुके हो आप लोग, हो गया है।
ठीक है, तो ये इतना ही क्वेश्चन है। अब इसके बाद में आज स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, और वो है यहाँ पे वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, है ना, उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है? तो यदि कोई वस्तु जो है, वो वस्तु इस वृत्तीय मार्ग में क्या कर रही है, यहाँ पे इस प्रकार से गति कर रही है, तो उसकी जो गति है वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे वृत्तीय गति कहलाएगी। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करती है, तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, अब यदि वस्तु की जो गति है वो कैसी है, समान है, उसका जो चाल है, उसकी जो गति है वो कैसी है, समान है, तो उसको क्या बोलोगे, एक समान वृत्तीय गति बोलोगे। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति का मतलब है कि वस्तु की जो चाल है वो कैसी है, उसकी जो गति है वो कैसी है, समान है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कुछ टर्म्स होते हैं, है ना, पद होते हैं, उनको यहाँ पे देखेंगे। तो एक होता है यहाँ पे आवर्तकाल। तो आवर्त काल का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। तो इसको कैपिटल टी से यहाँ पे दर्शाते हैं। तो जो आवर्त काल है, इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसको एक कंप्लीट राउंड के लिए, एक कंप्लीट चक्कर के लिए जो समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे, उसका आवर्त काल बोलेंगे। ठीक है, तो वृत्तीय गति में एक पूर्ण चक्कर में लगने वाला समय आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, तो वृत्त गति में एक पूर्ण चक्कर में लगने वाला समय आवर्त काल कहलाता है। तो आवर्त काल जो होता है, ठीक है, इसको हम किसमें मापेंगे, समय है, तो समय को किसमें मापोगे, सेकंड में। तो इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, सेकंड, है ना, ऐसा यूनिट है सेकंड इसकी। ठीक है, अब ये क्या है, समय है, तो समय कोई सदिश राशि होती है क्या, तो ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि। तो आवर्तकाल जो है ये कैसी राशि होगी, यहाँ पे अदिश राशि होगी। इसका जो विमीय सूत्र होगा, ठीक है, तो समय है, इसमें मास नहीं है, लंबाई नहीं है, समय है, तो क्या होगा, एम नॉट, एल नॉट और टी हो जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र यहाँ पे होगा, है ना, शुरू में लिखे थे विमीय सूत्र सबके एक साथ, तो ये इसका यहाँ पे विमीय सूत्र यहाँ पे रहेगा। ठीक, इसके बाद में होती है एक आवृत्ति। तो यहां पे होती है आवृत्ति, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जो होती है, सबको पता है, इसको एफ से दर्शाते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये एक चक्कर लगाइए, ऐसे कितने चक्कर एक सेकंड में लगाती है। ठीक है, तो एक सेकंड में पूर्ण चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो एक सेकंड में पूर्ण चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अभी जो आवृत्ति होती है इसको हम क्या बोलते हैं, चक्र प्रति सेकंड, इसको बोलोगे चक्र प्रति सेकंड।
या क्या बोलते हैं इसको, हर्ट्ज बोलते हैं। तो इसकी जो एसआई इकाई होती है, वो एसआई इकाई क्या होती है यहाँ पे, हर्ट्ज होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो आवृत्ति है, ठीक है, ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये अदिश राशि है, और इसकी जो एसआई इकाई होती है, यानी एसआई यूनिट होती है, वो होती है हर्ट्ज। ठीक, यदि एक चक्र प्रति सेकंड है, एक चक्र प्रति सेकंड है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक हर्ट्ज। यदि 10 चक्र प्रति सेकंड है, तो इसको क्या बोलोगे आप यहाँ पे, 10 हर्ट्ज। ठीक, तो जैसे कि हमारा फैन है, ये घूमता है ना, तो इसमें क्या होता है, चक्र गति होती है ना, वृत्ति गति होती है। घड़ी की सुई है, वो घूमती है, तो उसमें भी क्या होती है, वृत्ति गति होती है। ठीक, अब इसका जो यहाँ पे वी में सूत्र होता है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए आवृत्ति और आवर्त काल में जो संबंध होता है, वो संबंध यहाँ पे क्या होता है। तो यदि हमने बोला कि जो आवृत्ति है, ठीक है, आवृत्ति को हम क्या बोलेंगे कि चक्र प्रति क्या है, ये सेकंड है। ठीक है, तो आवृत्ति जो होती है, ये आवर्त काल का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, उल्टा होती है। तो आवृत्ति है किसका उल्टा होती है, ये आवर्त काल का व्युत्क्रम होती है। तो यदि इसको हम बोलेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, टी। 1/t की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी, t-1। तो इसलिए इसका v में सूत्र होगा m0 L0 और t माइनस क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आवृत्ति और आवर्त काल है, तो ये क्या है, यहाँ पे आवृत्ति है। तो आवृत्ति जो है, ये आवर्त काल का क्या है, व्युत्क्रम है। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, त्रिय गुणा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आवृत्ति गुणित आवर्त काल होता है, इनका गुणनफल किसके बराबर होता है, तो आवर्त और आवृत्ति काल। ठीक है, तो आवृत्ति और आवर्त काल का गुणनफल हमेशा कितना होगा, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखिए। हो गया। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कोणीय विस्थापन, यानी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए कोणीय विस्थापन। एंगुलर वेलोसिटी। तो कोणीय विस्थापन एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ पे हम डेल थीटा से यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोणीय विस्थापन या एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, तो जैसे कि ये हमारा एक क्या है, वृत्त है। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन वगैरह कब होगा, वृत्तीय गति में। हम क्या पढ़ रहे हैं, वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं, तो वृत्तीय गति में ही कोणीय विस्थापन हो सकता है। ठीक है, और यदि रेखीय गति है तो वहां पे क्या होगा, रेखीय विस्थापन होगा। ठीक, तो यदि हम देखें कि कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि कोई बिंदु यहाँ पे पॉइंट ए पे है, और एक निश्चित समय अंतराल में वो वस्तु यहाँ से क्या होती है, इस स्थिति बी तक, ठीक है, गति करती है। तो हम देखेंगे कि ये वस्तु इस निश्चित समय अंतराल के दौरान वृत्त के केंद्र पर क्या करेगी, यहाँ पे एक कोण बनाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि एक निश्चित समय अंतराल के दौरान इस वस्तु ने वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया है, उसको क्या बोलेंगे, उसका कोणीय विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के दौरान किसी वृत्त गति करती हुई वस्तु ने वृत्त के केंद्र पर कितनी वैल्यू का कोण बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कोण बनाती है, उस कोण को हम किस में लेते हैं, रेडियन में। उसको किस में लेंगे, रेडियन में। तो जो कोणीय विस्थापन है, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेडियन हो जाएगी, रेडियन में उसको मापेंगे। ठीक है,
तो हम बोल सकते हैं कि वृत्तीय गति में वस्तु निश्चित समयांतराल में वृत्त के केंद्र पर जितने रेडियन का कोण, या जितने वृत्त के केंद्र पर, ऐसे बोल सकते हैं, वृत्त के केंद्र पर जितने कोण घूमती है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोणीय विस्थापन बोलेंगे। तो जो कोणीय विस्थापन होगा, इस कोणीय विस्थापन को हम क्या बोलेंगे कि जो कोणीय विस्थापन है इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ये डेल थीटा है। ठीक है, तो ये डेल थीटा यहाँ पे क्या है, कोणीय विस्थापन है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि वस्तु यहां से यहां तक आई है, तो यहां से जब यहां तक वो गति की है तो इसमें क्या होगा, ये रेखीय विस्थापन होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, रेखीय विस्थापन। तो डेल एस जो है उसको हम किस दर्शाएंगे, रेखीय विस्थापन। तो यदि बोलेगा कि रेखीय विस्थापन क्या होगा, तो वस्तु का जो रेखीय विस्थापन है वो क्या है यहाँ पे, डेल एस। ठीक, बात समझ आ रही है, रेखीय विस्थापन क्या है यहाँ पे, ये डेल एस है, और कोणीय विस्थापन क्या है, डेल थीटा है। तो जो ये कोणीय विस्थापन होता है, ठीक है, इस कोणीय विस्थापन की इकाई क्या होगी, एसआई इकाई। तो इसकी इकाई जाएगी रेडियन, जिसको हम RAD रेड से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये कैसी राशि है यहाँ पे, तो ये एक अदिश राशि है, सॉरी विस्थापन है ना, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो जो विस्थापन होता है, चाहे वो कोणीय विस्थापन हो चाहे वो रेखीय विस्थापन है, तो वो कैसी राशि होती है, यहाँ पे सदिश राशि होती है। और इसका जो विमीय सूत्र है, तो इसका जो विमीय सूत्र है वो कुछ नहीं होता है, मतलब कि ये क्या होती है, विमाहीन राशि होती है। तो जो कोणीय विस्थापन है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है वृत्त के केंद्र पे, तो ये कैसी राशि होती है, यहाँ पे विमाहीन राशि यहाँ पे होती है। ठीक, तो यदि हम देखें कि जो कोणीय विस्थापन है, ये तो समझ में आया कि वस्तु वृत्त में जितने डिग्री का कोण बनाएगी या जितने कोण से घूम जाएगी वृत्त के केंद्र पर, वो क्या होगा, उसका कोणीय विस्थापन कहलाएगा। और यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेखीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में क्या संबंध होता है, तो ये आप लोग ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे, है ना, ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि यहाँ पे जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण, इसको हम किस में लेते हैं, रेडियन में। और ये क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, यानी कि कॉर्ड अपॉन रेडियस। तो कॉर्ड अपॉन रेडियस, चाप अपॉन, चाप को क्या बोलते हो, आर्क, चाप को क्या बोलोगे, आर्क। तो ये हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, तो इसको क्या बोलते हो, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो चाप बटा क्या हो जाता है, ये त्रिज्या यहाँ पे हो जाता है। अब यदि हम देखें तो चाप क्या है, तो चाप यहाँ पे रेखीय विस्थापन है, और इसकी त्रिज्या मान लो आ रही है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण है डेल थीटा है ये, और ये क्या है, कोणीय विस्थापन है। ठीक, तो यदि हम देखेंगे कि रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में क्या संबंध होता है, तो इसको याद रखिए कि रेखीय विस्थापन जो होता है वो कोणीय विस्थापन गुणित क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो यदि बोलेगा कि रेखीय विस्थापन क्या होता है, तो रेखीय विस्थापन कोणीय विस्थापन तथा
वृत्त की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलोगे, रेखीय विस्थापन को लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल होता है। तो यदि क्वेश्चन पूछता है चलो हटा दो, तो यदि क्वेश्चन पूछता है यहां पे कि घड़ी के सेकंड की सुई, यानी सेकंड हैंड होता है, की आवृत्ति क्या होगी। तो घड़ी के सेकंड की जो सुई है उसकी आवृत्ति यहां पे क्या होगी, ठीक। तो यदि हम देखेंगे कि जो घड़ी होती है सब जानते ही हो उसको, तो ठीक है, अब जो घड़ी है उसमें जो सेकंड की सुई है, ठीक है, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाती है, एक चक्कर नहीं लगाती, एक मिनट में लगाती है एक चक्कर, है ना। तो वो कितने समय में लगाती है, एक मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो एक मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में क्या करती है, वो एक चक्कर लगाती है। तो 60 सेकंड में एक चक्र पूरा करती है वो, ठीक है। तो आवृत्ति जो होती है वो आवर्त काल का क्या हो जाती है, उल्टा, ठीक। तो एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगा इसको, 60 सेकंड का समय लगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि एक चक्र पूरा करने में उसको 60 सेकंड का समय लगा, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, 1/60 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यदि बोलता है कि घड़ी में मिनट की सुई, यानी मिनट हैंड की आवृत्ति क्या होती है, तो यदि देखें कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई है, वो मिनट की सुई एक चक्कर कितने सेकंड में लगाती है। तो यदि बोलोगे मिनट की सुई एक चक्कर कितने समय में लगाती है, 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। मिनट की सुई जो है एक चक्कर कितने समय में लगाती है, 60 मिनट में लगाती है। तो हमको किस में लेना है उसको, सेकंड में। तो हम बोलेंगे कि एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में। तो 60 मिनट मतलब कितना हो गया, 3600 सेकंड। तो ये एक चक्कर का समय है, यानी उसका आवर्त काल है। तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, 1/3600 सेकंड हो जाएगी। तो आवृत्ति है, आवर्त काल का उल्टा है, तो हमको सबसे पहले क्या निकाल लेना है वहां पे, उसका आवर्त, ठीक है। तो इसके आगे यहाँ पे देखते हैं कि हमने कोणीय विस्थापन देख लिया है कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दर्शाया जाता है, ठीक। तो कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो जैसे रेखीय विस्थापन होता है तो वैसे रेखीय वेग होता है। रेखीय वेग को क्या बोलते हो, रेखीय वेग को क्या बोलते हो, विस्थापन बटा समय, है ना, यानी विस्थापन की दर। तो वैसे कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन की दर होती है। तो हम बोल सकते हैं कि कोणीय विस्थापन, ठीक है, ये कोणीय विस्थापन है। तो कोणीय विस्थापन की दर, दर यानी क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा यहाँ पे। तो कोणीय विस्थापन की दर कोणीय वेग कहलाती है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी।
तो यहां पे जो कोणीय वेग है, इस कोणीय वेग को हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? तो कोणीय वेग होगा कोणीय विस्थापन और बटा हो जाएगा यहाँ पे समय। तो ये बन जाएगा यहाँ पे कोणीय विस्थापन की दर। ठीक, अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है? रेडियन। और इसकी क्या होती है? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे? रेडियन पर सेकंड। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और ये कैसी राशि है? सदिश। तो कोणीय वेग, रेखीय वेग, ये सब सदिश राशि होती है। अब इसका जो विमीय सूत्र होगा, इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा था कोणीय विस्थापन क्या है? विमाहीन राशि है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है कोणीय विस्थापन का। ठीक है, तो कोणीय वेग के लिए सिर्फ क्या आएगा? समय आएगा, टाइम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम नॉट एल नॉट टी माइनस वन। ठीक है, तो जो आवर्तकाल और कोणीय वेग, इन दोनों का विमीय सूत्र कैसा होता है? समान। ठीक है, तो आवर्तकाल का और इसका विमीय सूत्र आपस में यहाँ पे समान रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो यदि कोई वस्तु है, कोई कण है, वो यहाँ पे वृत्तीय गति इस प्रकार से कर रही है, तो वो एक निश्चित समय अंतराल में जितने डिग्री का कोण बनाई है यहाँ पे रेडियन में जितना कोण बनाई है एक निश्चित समय के दौरान, ठीक है, तो वो क्या कहलाया? उसका कोणीय वेग। तो यदि हमको बोला जाए कि एक चक्कर में कितना कोण बनेगा वृत्त के केंद्र पर, एक चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना होगा? ठीक है, तो यदि इसको हम रेडियन में लेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 पाई रेडियन। डिग्री में लोगे तो 360 डिग्री। पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री। ये पता है ना सबको कि पाई रेडियन है ये, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। और पाई रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई में बोलोगे तो रेडियन में, और डिग्री में बोलोगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यदि बोलेगा एक चक्कर में, तो एक चक्कर में, ठीक है, कोणीय विस्थापन कितना होगा? 2 पाई। और एक चक्कर में जो समय होगा, इस समय को क्या बोलोगे? आवर्तकाल, टाइम पीरियड बोलोगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कोणीय वेग क्या होगा? एक चक्कर में कोणीय वेग क्या होगा? तो यदि हमको कोणीय वेग निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो 2 पाई है उसको किससे डिवाइड कर देंगे? समय से, आवर्तकाल से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? कोणीय वेग वहां पे मिल जाएगा। बात समझ में आई? और हमें यह भी पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/, आवर्तकाल होती है। आवृत्ति क्या होती है? 1/, आवर्तकाल होती है। तो यदि हम t का मान रखेंगे, तो t का मान यदि रख देंगे तो उसका मान क्या रख दोगे आप? t का मान यदि रखोगे तो क्या हो जाएगा? तो t का मान क्या रखोगे? 1/f। यदि 1/f रखोगे तो f ऊपर आ जाएगा। तो यदि हम देखें कि ये क्या होगा? 2 पाई f हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम आवर्तकाल के पद में लेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, और यदि हम आवृत्ति के पद में लेंगे तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिए। अब इसके बाद में होता है कोणीय वेग, हो गया कोणीय त्वरण। तो इसके बाद में हेडिंग डालिए कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो कोणीय त्वरण है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है,
इसको यहाँ पे अल्फा से या ए से डिनोट कर सकते हैं, कोणीय त्वरण को, एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो ये कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? तो जैसे देखे थे आप लोग, त्वरण किसको बोलते हो? वेग के परिवर्तन की दर। वेग के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। यदि वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण, और वेग यदि घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को क्या बोलोगे? कोणीय त्वरण। ठीक, तो यहाँ पे कोणीय वेग के परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। तो यदि हम देखें यहाँ पे इसको, कि कोणीय वेग जो होता है, ठीक है, उसके परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? कोणीय त्वरण। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो कोणीय त्वरण है ये हो जाएगा कोणीय वेग बटा समय। तो कोणीय वेग के परिवर्तन की दर यहाँ पे क्या हो जाएगी? कोणीय त्वरण हो जाएगी। या इसको हम लिख सकते हैं कि कोणीय वेग को हम किससे लिख देते हैं? ओमेगा से, और बटा क्या हो जाएगा? ये समय। तो ये कोणीय त्वरण यहाँ पे हो जाएगा। तो कोणीय वेग के परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण हो जाएगी। अब कोणीय वेग जो है इसकी इकाई क्या है? तो इसको लिखे थे रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड। ठीक, और समय के लिए क्या लिखोगे? सेकेंड। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे लिखते हो ना, त्वरण की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कोणीय है तो क्या लोगे? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लोगे। तो यहाँ पे इसकी जो एसआई इकाई होगी वो हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब जो त्वरण होता है ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि, है ना। त्वरण, विस्थापन, ये सब कैसी राशि होती हैं? सदिश राशि। विस्थापन चाहे वो रेखीय हो चाहे वो कोणीय हो, ठीक है। वेग चाहे वो रेखीय हो चाहे वो कोणीय हो, त्वरण चाहे वो रेखीय हो चाहे वो कोणीय है, तो ये कैसी राशि होती हैं? सदिश राशि होती है। तो ये सदिश राशि है। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो यदि हम देखें इसका विमीय सूत्र, तो अभी हमने कोणीय वेग का विमीय सूत्र देखा था, एम नॉट एल नॉट और टी माइनस क्या था? 1। ठीक, और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? टी। तो क्या हो जाएगा? ये एम नॉट एल नॉट टी माइनस 2 हो जाएगा। तो ये इसका यहाँ पे विमीय सूत्र होगा। तो विमीय सूत्र आपके पास शुरू में सब लिखे हुए हैं एक साथ, है ना, और आप यहाँ पे भी पढ़ते जाओगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा उसमें। ठीक, अब इसके बाद में जो कोणीय, जैसे हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि रेखीय विस्थापन, ये पढ़े थे हम। रेखीय विस्थापन किसके बराबर होता है? कोणीय विस्थापन। देखो ये बहुत रिलेशन एक समान है सब, एक इसलिए बोल रहा हूं कि रेखीय विस्थापन क्या होता है? कोणीय विस्थापन गुणित क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या। ये पढ़े थे ना। तो इसी तरह से जो कोणीय वेग होता है, सॉरी ये गलत हुआ है थोड़ा, तो यहां पे हमने लिखा था कि जो रेखीय विस्थापन है, तो इस रेखीय विस्थापन को हमने क्या लिखा था? कोणीय विस्थापन, ठीक है, और गुणित क्या लिखा था? वृत्त की त्रिज्या। ठीक, इसी तरह से जो रेखीय वेग होता है, रेखीय वेग, तो ये होता है कोणीय वेग गुणित वृत्त की त्रिज्या।
इसी तरह से जो रेखीय त्वरण होगा ये होगा कोणीय त्वरण गुणित क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या। तो देखो एक समान है सब, है ना, एक याद है तो आपको पूरा वहां पे याद रहेगा। तो इसको सब एक साथ लिख लीजिए। तो रेखीय वेग जो होता है, इस रेखीय वेग को हम किस तरह दर्शाते हैं यहाँ पे, v से। v रेखीय वेग है। कोणीय वेग को किस तरह दर्शाते हो आप यहाँ पे, ओमेगा से। तो ओमेगा कोणीय वेग हो गया। वृत्त की त्रिज्या को किस तरह दर्शाते हो आप, r से दर्शाते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रेखीय वेग होगा, इस रेखीय वेग को हम क्या लिख सकते हैं कि रेखीय वेग बराबर क्या होगा, कोणीय वेग गुणित त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, रेखीय विस्थापन को हम किस तरह दर्शाते हैं, एस से। तो रेखीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन गुणित त्रिज्या होता है। इसी तरह से जो रेखीय त्वरण होता है, इस रेखीय त्वरण को मान लीजिए हमने यहाँ पे ए से दर्शाया है, तो जो रेखीय त्वरण होगा ये क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण अभी अल्फा से दर्शाया हो, और गुणित क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। तो ये सभी एक समान राशियां यहाँ पे होती हैं। कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यदि कोई कण जो है वो वृत्तीय गति कर रहा है, तो जब कण इस पॉइंट पे होगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई कण क्या कर रहा है, यहाँ पे वृत्तीय गति कर रहा है, तो जब वो वृत्तीय गति कर रहा है वो इस पॉइंट पे यहाँ पे है, तो उसके वेग की जो दिशा होगी, उसके वेग का जो सदिश होगा वो कहां पर होगा। तो इसके जो वेग की दिशा होती है, वेग का जो सदिश होता है वो कैसा होता है, स्पर्श रेखीय होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि कोणीय वेग कैसी राशि है, यहाँ पे सदिश राशि है। तो इसके वेग का जो सदिश है, यानी वेग की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो कैसा रहता है, तो वृत्त के कैसा रहता है, ये स्पर्श रेखीय होता है। जब वस्तु यहाँ पे आ जाएगी तो फिर क्या होगा, वो ऐसा स्पर्श रेखीय होगा, टेंजेंशियल होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि वेग की दिशा यहाँ पे ये है, फिर वेग की दिशा यहाँ पे ये है, तो वेग की दिशा क्या हो रही है, बार बार परिवर्तित हो रही है। तो वेग की दिशा कैसे परिवर्तित होती है, तो ये माना जाता है उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया गया है। तो यदि बाह्य बल आरोपित करोगे तो वेग क्या हो जाएगा, परिवर्तित होगा। तो ये माना जाता है कि यदि वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है तो वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसके वेग की दिशा वृत्त की कैसी होती है, स्पर्श रेखीय, और वेग में क्या होता है, परिवर्तन वहां पे होता है। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा वृत्तीय गति, वृत्तीय गति करने वाले, वृत्तीय गति करने वाले, सर्कुलर मोशन करने वाले कण के, पार्टिकल, कण यानी पार्टिकल के रेखीय वेग, रेखीय वेग की दिशा सदैव वृत्तीय मार्ग की, वृत्तीय मार्ग की स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, वृत्तीय मार्ग की स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन के अनुदिश होती है, अलोंग होती है, अनुदिश होती है, अलोंग होती है। नेक्स्ट, वृत्तीय गति में, सर्कुलर मोशन में वेग की दिशा लगातार परिवर्तित होने के कारण, वेग की दिशा लगातार परिवर्तित होने के कारण, वेग की दिशा लगातार परिवर्तित होने के कारण यह
परिवर्तित होते रहता है, यह परिवर्तित होते रहता है। अब इसके बाद में हेडिंग डालिए एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या हो गया? जो कण है, पार्टिकल है, जो वृत्तीय गति कर रहा है, वो एक समान चाल से, एक समान गति से क्या कर रहा है, वहां पे घूम रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे कि उसकी वृत्तीय गति कैसी है? एक समान वृत्तीय गति है। तो एक समान वृत्तीय गति में जो चाल होती है, ठीक है, जो गति होती है या स्पीड होती है, वो कैसी होती है? नियत होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति में जो चाल है यानी कि स्पीड है, नियत यानी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये यहां पे नियत होगी, कांस्टेंट होगी। दूसरा हमने देखा वेग की दिशा, वेग की दिशा लगातार परिवर्तित होती है। तो वेग की दिशा क्या होती है? यहां पे लगातार परिवर्तित होती है, अभी बताया। वेग की दिशा का सदिश कैसा होता है? स्पर्श रेखीय यानी कि टेंजेंशियल होता है। तो वेग की दिशा का जो सदिश है वो कैसा होता है? वृत्त के परिधि के टेंजेंशियल होता है, स्पर्श रेखीय होता है। तो यदि वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो वेग की दिशा का वेग की दिशा लगातार परिवर्तित होने का क्या तात्पर्य है? वेग में परिवर्तन। तो वेग परिवर्तित होता है, तो वृत्त गति में वेग कैसा होगा? परिवर्तित वेग होगा। ठीक है, वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है यानी वेग क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। लेकिन वेग का जो परिमाण होता है, वेग का परिमाण, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, वेग का परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है? नियत होता है। नियत यानी कांस्टेंट होता है। तो ये मान रहे हैं कि वेग परिवर्तित हो रहा है। क्यों माना जा रहा है? दिशा परिवर्तन के कारण। लेकिन वास्तव में जो वेग का परिमाण है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो कैसा रहता है? वहां पे कांस्टेंट होता है। तो वेग का परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे त्वरण हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो त्वरण की दिशा होती है वो वृत्त के केंद्र की ओर होती है, यानी कि वेग के क्या होती है? वो लंबवत होती है। तो यदि कोई कण वृत्तीय गति यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, तो जैसे कि इस प्रकार से वेग है, ये वेग का डायरेक्शन है, ये v1 है और ये v2 है, ये इसका केंद्र है। तो यहाँ पे वेग परिवर्तित हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पे जो त्वरण की दिशा होती है वो कैसे होती है? केंद्र की ओर होती है। यानी कि वेग जो है ये स्पर्शरेखीय है और इसके क्या साथ में कैसा है? ये लंबवत होती है, 90 डिग्री पे होती है। बात समझ आई? तो वृत्तीय गति में जो त्वरण होता है उसकी दिशा कैसी होती है? वेग के लंबवत होती है, वेग के सदिश के लंबवत होती है, यानी कि वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ठीक है, तो उसमें हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि वेग की जो दिशा होती है अतः त्वरण सदैव वेग के दिशा के लंबवत कार्य करता है। अर्थात इसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है।
इसे अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं यहां पे, इसको बोलते हैं यहाँ पे अभिकेंद्र त्वरण, यानी कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे इसको बोला जाता है। इसको नोट करिए। तो यहां पे एक बार देख लीजिए इसको कि यदि कोई वृत्त है ये, और इस वृत्त में यदि कोई पार्टिकल है, कोई कण है, कोई पिंड है, वो एक नियत चाल से, एक नियत गति से यहाँ पे गति कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम वहां पे, उसका एक समान वृत्त गति, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको बोलेंगे। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इसमें जो चाल है, स्पीड है, वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट, एक नियत वेग से घूम रहा है, तो चाल स्पीड इसकी क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि वेग की दिशा कैसी होती है, तो यहां से यदि गति इस दिशा में कर रहा है, तो वेग की दिशा कैसी होगी, ये स्पर्श रेखीय। जब पिंड यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे गति करेगा, तो वो सीधा ऐसे जा रहा है, वेग की दिशा कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, तो ये वेग सदिश है ये। तो ये वेग की दिशा, यानी वेग सदिश की जो दिशा होती है वृत्त की परिधि के कैसी होती है, यहाँ पे ये स्पर्श रेखीय होती है। तो वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, यहाँ पे त्वरण होता है। तो वेग में हम क्या मानेंगे कि वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वेग का जो परिमाण है, जितना परिमाण इस वेग का है उतना ही परिमाण इस वेग का भी है। तो यदि बोलेंगे वेग की दिशा में कितना त्वरण है, तो वेग की दिशा में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो वेग की दिशा में कोई त्वरण नहीं होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वेग का परिमाण नियत होता है, इसलिए वेग की दिशा में त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि यदि कोई वृत्तीय गति कर रहा है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है और उसके त्वरण का मान शून्य हो। यदि वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण तो होना चाहिए, त्वरण शून्य होना चाहिए। तो त्वरण कहाँ गया फिर, तो इसका मतलब यहाँ पे होता है कि जो यहाँ पे त्वरण है वो इस के कैसा होता है, वेग की दिशा के लंबवत कार्य करता है। और लंबवत कार्य करता है तो कहाँ पे कार्य करता है, वो वृत्त के केंद्र की तरफ कार्य करता है। तो वेग की दिशा में यहाँ पे लिख सकते हो कि वेग की दिशा में, वेग की दिशा में त्वरण शून्य होता है। तो वेग की दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेग का परिमाण कैसा है, नियत है, कांस्टेंट है। तो वेग की दिशा में कोई त्वरण नहीं हो रहा है वहां पे। ठीक, तो त्वरण जा कहाँ रहा है, क्योंकि यदि कोई गति हो रही है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो त्वरण तो होना अनिवार्य है। तो त्वरण जब वेग की दिशा में शून्य है तो त्वरण है कहाँ, तो त्वरण कहाँ होता है, वृत्त के केंद्र की ओर होता है, यानी वेग की दिशा के क्या होता है, वो लंबवत। तो वही बता रहा है कि त्वरण सदैव वेग की दिशा के क्या कार्य करेगा, लंबवत। तो इसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होगी, और इस त्वरण को क्या बोला गया है, अभिकेंद्र त्वरण बोला गया है। तो याद रखिए कि वृत्तीय गति करता हुआ यदि कोई पिंड है तो उस पिंड में क्या होगा, वहां पे त्वरण होगा, और उस त्वरण को क्या बोलेंगे, अभिकेंद्र त्वरण। और उसकी दिशा कैसी रहेगी, वृत्त के केंद्र की ओर रहेगी। ठीक है, तो यदि वृत्त के केंद्र की ओर इसकी दिशा है, तो जब यहाँ पे, और इसके वेग के लंबवत है बोल रहा है, तो जब इस दिशा में गति कर रहा है तो यहाँ पे होगा, इस दिशा में गति कर रहा है तो यहाँ होगा, पिंड यहाँ आ गया, इस दिशा में गति कर रहा है तो यहाँ होगा। तो हम देख रहे हैं कि त्वरण की जो दिशा है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन त्वरण का परिमाण कैसा रहता है, नियत होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा सदिश परिवर्तित होता है, लेकिन त्वरण का परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड
नियत होता है, कांस्टेंट होता है। परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी दिशा में क्या होगा, यहाँ पे परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसी से जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अभिकेंद्र बल का। दो बल पढ़े होंगे आप लोग, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक अभिकेंद्र बल और एक अपकेंद्र बल होता है। ठीक है, तो इसी अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण क्या होता है, वहां पे अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग डालिए अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है, तो अभी हमने देखा कि यदि कोई पिंड जो है या कोई कण जो है, यदि वो वृत्तीय गति यहाँ पे कर रहा है, तो उसमें केंद्र की दिशा में क्या करता है, एक त्वरण काम करता है, और उस त्वरण को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र त्वरण, जो हमेशा वेग की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक, तो इसी त्वरण की दिशा में जो बल कार्य करता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, वहां पे अभिकेंद्र बल बोलते हैं। तो यदि वृत्तीय गति करना है तो अभिकेंद्र बल अनिवार्य है। यदि अभिकेंद्र बल नहीं है तो वृत्तीय गति नहीं हो सकती है, वृत्तीय गति संभव ही नहीं है। तो वृत्तीय गति केवल तब संभव होगी जब वहां पे अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा वृत्तीय गति करते हुए कण पर, वृत्तीय गति करते हुए कण पर अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण केंद्र की ओर कार्य करता है, केंद्र की ओर कार्य करता है। इसलिए उस कण पर, इसलिए उस कण पर केंद्र की ओर एक बल, एक फोर्स सदैव कार्य करता है। इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक, तो आपको पता है ना कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो यदि त्वरण है तो इसका मतलब क्या है, बल होगा। तो यदि त्वरण केंद्र की ओर है तो इसका मतलब है उसी दिशा में क्या कर रहा है, एक बल कार्य कर रहा है। तो उस बल को क्या बोलेंगे, वहां पे अभिकेंद्र बल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वृत्त गति के लिए, वृत्त गति के लिए कण पर, वृत्त गति के लिए कण पर अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है। वृत्त गति के लिए केंद्र पर अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है। इस बल की दिशा केंद्र की ओर होती है, इस बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। अब जो अभिकेंद्र बल है, अब इस अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है, अभिकेंद्र बल का सूत्र जो होता है, ठीक है, तो ये होता है mv² बटा r। तो m क्या हो गया, पिंड का द्रव्यमान हो गया, जो पिंड गति कर रहा है उसका क्या हो गया, द्रव्यमान। तो पिंड का द्रव्यमान यानी मास ऑफ पिंड, द्रव्यमान। ठीक,
तो मास ऑफ क्या हो गया, पिंड यानी पार्टिकल या बॉडी हो गया। अब यहाँ पे v जो है ये क्या है, रेखीय वेग है, और r जो है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पे जो अभिकेंद्र बल है, इतना अभिकेंद्र बल यहाँ पे कार्य करेगा, इतने न्यूटन का अभिकेंद्र बल यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कार्य करेगा। तो ये जो सूत्र है ये किसके पद में है, तो ये लिया गया है रेखीय वेग के पद में, रेखीय वेग के पद में। तो रेखीय वेग के पद में लिया गया है, और रेखीय वेग के पद में यदि इसको कोणीय वेग के पद में परिवर्तित करना है तो हमको पता है कि रेखीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग गुणित त्रिज्या होता है। अभी लिखवाया था ना कि रेखीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग गुणित त्रिज्या होता है। तो यदि यहाँ पे इस वैल्यू को रख दोगे तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, आर आर एक कट जाएगा। तो यदि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं तो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर और क्या हो जाएगा आर। तो ये किसके पद में आएगा, कोणीय वेग, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग के पद में ये सूत्र है। तो रेखीय वेग के पद में इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध है वो हमको पता है, उसको रख देंगे, तो हमको कोणीय वेग के पद में ये सूत्र यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसको नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कहाँ पे आ जाओ, दिशा और परिमाण में अंतर है, दिशा यानी डायरेक्शन है और परिमाण यानी उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू है। तो देखो क्या होता है कि वृत्तीय गति कौन कर रहा है, ये पिंड कर रहा है, ये इसका द्रव्यमान यदि 1 किलोग्राम है तो जब ये यहाँ पे है तब भी 1 किलोग्राम है, यहाँ पे है तब भी वो 1 किलोग्राम है, यहाँ पे है तब भी वो 1 किलोग्राम है। इसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो त्वरण में कोई परिवर्तन वहां पे नहीं होगा। ठीक है, दिशा क्यों परिवर्तित हो रही है, क्योंकि त्वरण की दिशा हमेशा गति की दिशा के, उसकी जो वेग है उसकी वेग की दिशा की क्या है, लंबवत है। तो जब पिंड यहाँ पे है, इस दिशा में ऐसे गति कर रहा है, ठीक है, तो उसके लंबवत यहाँ पे आएगा, ये इस दिशा में ऐसे गति करेगा तो लंबवत ऐसा हो जाएगा। तो पहले इस दिशा में फिर इस दिशा में, तो दिशा क्या हो रही है इसकी, ये डायरेक्शन क्या हो रहा है इसका, केंद्र पे आ रहा है पर अलग डायरेक्शन, हाँ अलग डायरेक्शन में आ रहा है ना, दिशा उसकी वहां पे चेंज हो रही है। ये हालत खराब है आज। चैन नहीं आज, नहीं पड़ेगा आज। अरे
बाप रे, आज तो मतलब बिल्कुल कुछ काम नहीं। चल
तो ट्रांस